हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। इंडिया 9 बजे की इस बुलेटिन में सबसे पहले बात बनारस की, जहां यूपी के बनारस में कांग्रेस ने किसान न्याय रैली की, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर यूपी की बीजेपी सरकार पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे को बचाने का आरोप लगाया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार की तुलना अंग्रेजों से की है। सीएम भूपेश ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को डरपोक बताया। सीएम भूपेश ने कहा कि बीजेपी केवल जुमलेबाजी करती है, किसानों के हित में कोई काम नहीं करती। बीजेपी केवल धर्म के नाम से लड़ाना जानती है, गौ माता के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन गौ सेवा नहीं करती। सीएम भूपेश ने छत्तीसगढ़ में धान के 25 रुपए देने समेत यहां की योजनाओं का भी बखान किया। इधर बीजेपी सरकार की तुलना अंग्रेजों से करने पर बीजेपी ने सीएम भूपेश पर पलटवार किया। बीजेपी सांसद अरुण साव ने कहा कि इस प्रकार की बातें एक मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती। आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। ये लोग केवल जुमलेबाजी करते हैं, किसानों के हित नहीं करते। हम रोड़ा लगाया गया कि आप यदि समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज्यादा देंगे तो आपका चावल नहीं खरीदा जाएगा। हमने अभी 9,000 रुपया प्रति एकड़ 22 लाख किसानों को हम दे रहे हैं। 2500 से ज्यादा 2540 रुपये प्रति क्विंटल पड़ रहा है। और इधर कवर्धा में 5 अक्टूबर से कर्फ्यू के बाद जिला प्रशासन ने लोगों को तय समय पर आने जाने और व्यापार करने की छूट दी है। सोमवार यानी कि कल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानों को खोलने का समय तय किया गया है। 4 घंटे की छूट को बढ़ाकर अब 6 घंटे किया जा रहा है। साथ ही सोमवार से सभी स्कूल, कॉलेज समेत शासकीय कार्यालयों भी उनमें काम होगा। इनमें बैंक भी शामिल है। वहीं नवरात्र को देखते हुए शहरवासियों को शाम 5 से 7 बजे तक अलग से शहर में जरूरी काम करने के लिए घर से निकलने की राहत दी जाएगी। स्कूल खुलने के साथ ही स्कूली बच्चों में भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए स्लोगन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता समेत कई तरह के आयोजन स्कूलों में करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं शहर की सीमाएं अब भी सील रहेंगी। बिना आई कार्ड के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू जारी रहेगा। 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूर्णतः वो लागू रहेगा जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो। एंड जो सब्जी है, फल है, दूध है, इस टाइप के आइटम के लिए हाकर के माध्यम से ही व्यवस्था जो प्रातः 6 से प्रातः 10 बजे तक के लिए जो की है उसी में लागू। जब भी पब्लिक घर से अपने बाहर निकलेंगे तो अपने ID कार्ड लेकर निकलेंगे। कार्यालय समय पे पूरे कार्यालय खुले रहेंगे। कवर्धा मामले पर राजनीति जारी है। आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाठीचार्ज में घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। डॉक्टर रमन सिंह ने पुलिस को घेरते हुए तत्काल कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट के 48 घंटे बाद भी FIR दर्ज नहीं की गई। पुलिस तत्काल कार्रवाई करती तो आज ये हालात नहीं बनते। रमन सिंह ने अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि 2 साल बीत जाएंगे, जो अधिकारी गलत कर रहे हैं सबसे हिसाब लिया जाएगा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। इधर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने दर्ज की गई FIR, आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए सामान की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। जबकि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व सीएम रमन सिंह स्पष्ट करें कि जिन पर FIR हुई है उनकी उम्र 18 से अधिक है या कम है। गृह मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी और RSS के लोगों ने बाहर के लोगों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया है। गृह मंत्री ने पूरी घटना को इंटेलिजेंस फेलियर मानने से इनकार किया। FIR 1 नहीं, 2 नहीं, 3 FIR एक व्यक्ति के खिलाफ। दुबला पतला एक लड़का जो 30 लोगों से घिरा है, वो क्या इतनी बड़ी कार्रवाई करते कि उनके 3 FIR उनके खिलाफ करें? मैं पूछना चाहता हूँ
कि 3 से 6 तारीख तक सीसीटीवी फुटेज जो थाना की सभी कैमरे की है उसको निकाली जाए, उसमें देखा जाए कौन कौन लोग आए गए, क्या क्या सामग्री अंदर रखी गई, किसकी जब्त की गई, पता चल जाएगा। एक छोटी सी घटना, एक झंडा लगाना, फिर एक दो व्यक्ति का विवाद को ऐसा रूप कवर्धा वालों ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने बाहर से आदमी ला के ये रूप बनाया है। तो उसमें निर्देश दे दिया है कि सीसीटीवी कैमरा में, मीडिया में या वहाँ पे मोबाइल में खींचे रहते हैं वो सब कलेक्ट करो और जो जो आदमी हैं सब को लेकर कार्रवाई करो। उनको पूछो कि कवर्धा के बाहर के लोग कैसे आए। बीजेपी मीडिया, आईटी और सोशल मीडिया सेल की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी बैठक में मौजूद है। इस तीनों सेल की बैठक में प्रदेश सरकार को सोशल मीडिया के जरिए कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में आगामी 3 माह के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई और प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारियों और पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि इस कोरोना काल में बीजेपी के मीडिया, आईटी और सोशल मीडिया सेल ने बेहतरीन काम किया है। आगे भी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सोशल मीडिया के जरिए अवगत कराने की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो डिजिटलाइज की बात उन्होंने की थी। तब लगता था कि ये कैसे संभव हो पाएगा, लेकिन आज जब कोरोना काल में सारे काम इससे संभव हुए हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी इसमें सभी पार्टियों से आगे है। इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मोबाइल पर ही पीडब्ल्यूडी के ईएनसी को जिले में आकर शिकायतों की जांच कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन को भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों ने मंत्री ताम्रध्वज साहू से ही मामले की शिकायत कर दी। दरअसल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 5 महीने पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सड़क का लोकार्पण किया था। कुछ दिनों बाद ही सड़क धंस गई, गड्ढे हो गए, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। कब तक ये जीर्णोद्धार हो जाएगा? बता दिया ना, एएनसी को आदेश कर दिए हूँ को आ जाए, आके एक एक सड़कों की, एक एक भवनों की, एक एक चीज की समीक्षा। और छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स का 2 साल का करीब 500 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें से 200 करोड़ ट्रांसपोर्टर्स का है और करीब 300 करोड़ रुपए कस्टम मिलिंग का है। एक तरफ सरकार इस बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही है तो वहीं दूसरी ओर कस्टम मिलिंग के लिए चावल उठाने के लिए राइस मिलर्स पर दबाव बनाया जा रहा है। अब इससे नाराज होकर राइस मिलर्स लामबंद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया कि इसको लेकर सोमवार को राइस मिलर्स की एक बड़ी बैठक महासमुंद में होने वाली है, जिसमें सरकार की इस कार्रवाई के विरोध में बड़ा आंदोलन शुरू करने की रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं इस मामले में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि इसको लेकर राइस मिलर से चर्चा चल रही है, इस पर जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बड़ी बैठक महासमुंद में सोमवार को हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के राइस मिलर्स आ रहे हैं। उसमें क्या आगे रणनीति बनती है वो तय करेंगे। और आने वाले साल में हमें ऐसा लगता है कि राइस मिलर्स हमारी मदद करेंगे। छत्तीसगढ़ में धान का बम्पर उत्पादन दिखाई दे रहा है। ठीक दशहरा के बाद धान की कटिंग शुरुआत हो जाएगी और बहुत जल्दी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक करके धान खरीदी की तारीखों को, उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू चलाने के लिए हम लोग आने वाले समय में बहुत जल्दी इसका निर्णय करेंगे। बीएसपी समेत सेल की सभी इकाइयों में नियमित कर्मियों का बोनस तय हो चुका है। वहीं उत्पादन और निर्माण में बराबर की भागीदारी करने वाले ठेका श्रमिकों के लिए अब तक कोई पहल नहीं की गई। बीएसपी प्रबंधन ने सर्कुलर जारी करके ठेकेदारों से कह दिया है कि साल 2020-21 का बोनस 30 अक्टूबर से पहले ठेका मजदूरों को दे दिया गया है। मजदूर मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से त्योहार से पहले नियमित कर्मियों को बोनस दिया जाता है, उसी तरह से ठेका मजदूरों को भी समय पर बोनस दिया जाए। इसके अलावा ठेकेदार पर अटेंडेंस में गड़बड़ी कर श्रमिकों के बोनस भुगतान में हर साल धांधली का आरोप लग रहा है। ठेका श्रमिक जो बराबरी की भागीदारी निभा रहे हैं भिलाई इस्पात संयंत्र में, निर्माण व उत्पादन में, उनको अनदेखी किया जा रहा है। हम प्रबंधन से मांग करते हैं कि त्यौहार के पूर्व तमाम ठेका श्रमिक को बोनस भुगतान किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन CI2 बोनस व वेतन में बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन के लिए मजबूर होगा। और छत्तीसगढ़ में अब तक के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड लोन घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें अब तक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन घोटाले की बात सामने आई है।
जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शातिर गैंग 100 से ज्यादा लोगों के क्रेडिट कार्ड बनवाकर अपनी फर्जी कंपनी में सामान खरीदने के नाम पर कार्ड स्क्रैच कर उससे पैसे निकालते थे और थोड़े पैसों के चक्कर में कार्ड होल्डर को उलझाते थे और बाकी की रकम खुद रख लेते थे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक्सिस बैंक के कार्ड होल्डरों के पास नोटिस पहुंचना शुरू हुआ। इसके बाद 100 से ज्यादा पीड़ितों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 बैंक कर्मी समेत 5 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 70 से ज्यादा एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड, पीड़ितों से लिए गए करीब 150 ब्लैंक चेक और कार भी जब्त की गई है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ठगी की गई राशि से इन्होंने एक फॉर्च्यूनर और हैरियर 4 व्हीलर खरीदा था, उसको भी जब्त कर लिया है। इसके अलावा बहुत सारे चेक और क्रेडिट कार्ड और कंप्यूटर प्रिंटर वगैरह भी हमने बरामद किए हैं। अभी विवेचना प्रारंभिक चरण में है और विवेचना जैसे जैसे इसमें हम आगे बढ़ेंगे बाकी चीज़ों का भी। छत्तीसगढ़ में दीपावली के बाद स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन अभी भी परिजन बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। परिजनों का कहना है कि अभी भी बच्चों को टीका नहीं लगा है। ऐसे में बिना टीकाकरण के अगर बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो बच्चे संक्रमित होने की आशंका उनमें रहती है। इधर स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में बच्चे प्रभावित नहीं हुए हैं। दोनों लहर में 72,706 संक्रमित हुए और बच्चों में 45 की मौत हुई। इस आधार पर सरकार स्कूल खोलने का आदेश जारी कर सकती है। तो सरकार जल्द ही आदेश जारी कर सकती है, लेकिन परिजन फिलहाल राजी नहीं है। उनका कहना है कि कई बच्चों को अभी फर्स्ट और सेकंड डोज नहीं लगा है। ऐसे में स्कूल भेजना खतरे से खाली नहीं है, वो संक्रमित हो सकते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर भानु प्रतापपुर से मिल रही है। पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के सपेनाहूर जंगल में ये मुठभेड़ की खबर मिल रही है। 20 मिनट पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से डरकर नक्सली भाग निकले हैं। घटना स्थल से एक आईडी और नक्सल सामग्री बरामद हुई है। एडिशनल एसपी गोरखनाथ बघेल ने इसकी पुष्टि की है। अखिलेश शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, भानु प्रतापपुर में मुठभेड़ की खबर मिल रही है और लगभग 20 मिनट मुठभेड़ चली है। फिलहाल क्या स्थिति है? जो हमें जानकारी मिली उसमें ये मिली कि सुरक्षा बल के जवान जो है वो सर्चिंग में निकले हुए थे। आमाबेड़ा क्षेत्र के मातला जो गांव है, जिसे हमेशा नक्सलियों की वहां पर मौजूदगी रहती है और हमेशा तो उसमें जो जवान सर्चिंग में निकले तो सर्चिंग में निकलने के बाद वहां पर फायरिंग हुई दोनों तरफ से। नक्सलियों ने भी फायरिंग किया और वहाँ जवाबी जब फायरिंग हुई सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा तो जितने नक्सली थे वो भाग खड़े वहां पर। और वहां पर पुलिस विभाग को आईडी और कुकर बम भी वहां पर बरामद हुआ है और नक्सली सामान भी बहुत कुछ बरामद किया गया है। नक्सलियों द्वारा जो भी पुलिस विभाग द्वारा जो सर्चिंग की गई है उस सर्चिंग में बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 15 से ज्यादा नक्सली वहां पर मौजूद थे और दोनों तरफ से लगभग 20 मिनट तक फायरिंग हुई है। जब पुलिस के जवान जो सुरक्षा बल के जवान थे जब वो भारी पड़े तो नक्सली वहां से भाग गए और भाग खड़े हुए। उसके बाद जब पुलिस ने सर्चिंग और बढ़ाई वहां पर तो सर्चिंग के दौरान पुलिस के सुरक्षा बलों को वहां पर जवानों को एक आईडी बम और कुकर बम भी वहां पर मिला है। साथ ही नक्सली सामान भी बहुत कुछ मिले हैं वहां पर। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई पहले जहां जो सामग्री बरामद हुई है। अखिलेश, सामग्री में क्या क्या मिला है? क्योंकि एक आईडी की खबर तो जरूर मिल रही है और अचानक भानु प्रतापपुर तक आ गए जवानों को। हालांकि सर्चिंग के दौरान ये जानकारी जरूर मिली होगी या फिर अचानक फायरिंग हुई? ये सर्चिंग में निकले थे जवान, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट मिला होगा सुरक्षा बल के जवानों को, तब वहां सर्चिंग में गए थे। सर्चिंग में जाने के समय जब सर्चिंग चल रही थी उसी बीच में दूसरी तरफ से जब नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया। फायरिंग के बाद लगातार सुरक्षा बल के जवानों ने भी उसकी जवाबी कार्रवाई की। जब जवाबी कार्रवाई में भारी पड़े सुरक्षा बल के जवान तो वहां से नक्सली भाग खड़े हुए। और ये आमाबेड़ा का क्षेत्र है, ये हमेशा ही कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटना नक्सलियों से प्रभावित रहा है। कोई जवान घायल तो नहीं है? अभी तक तो इसकी कोई पुष्टि नहीं है। बाकी जो जानकारी मिल रही है उसमें सभी जवान सुरक्षित वहां पहुंच चुके हैं, वापस आ चुके हैं। और जो 20 मिनट जो मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ के बाद लगातार सर्चिंग बढ़ा दी गई थी और सर्चिंग बढ़ाने के बाद वहां पर केबल के वायर
है ना, प्रेशर बम मिला, आईडी बम मिला और कुछ सामान नक्सलियों द्वारा रखे गए थे, उस सामान को जब्त किया गया जवानों के द्वारा। शुक्रिया अखिलेश इस तमाम बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।